हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, हम लोग आज लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने व्हाट इज लिविंग थिंग्स के बारे में बताए थे और उनके कैरेक्टराइजेशन का, कौन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है और कौन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके हर एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जो ये पर आए हुए हैं, आज जो पॉइंट शुरू करना है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से शुरू करना है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग लेक्चर को सुनने के बाद और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा टोटल लेक्चर जो है वो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और एक बात तुम लोग को याद दिला दें, इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम जो बुक को लिखे हैं, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, उससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं। उस साइंटिस्ट के नाम जो हम बताएंगे ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है। प्रीवियस ईयर में वो बहुत बार पूछे गए हैं और उसके साथ साथ वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग उसे स्किप मत कीजिएगा, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने नोटबुक में या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें स्टार मार्क का चिन्ह दे करके और उसको ना लिख करके और उसे अंडरलाइन करके रखिएगा, उसको विशेष याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर को मूल क्या कहना चाहता है, कैसे क्या है, वो हम डिटेल बता रहे हैं। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए और उसको समझते जाइए, फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है। पिछले क्लास में तुम लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछे थे बेटा, याद है? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे? हम पूछे हुए थे कि लिविंग कैरेक्टर जो है, उस लिविंग कैरेक्टर में कौन सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? कॉन्शियसनेस। क्या होगा? कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर। अगर इसे जानना होगा कि ये क्यों है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन इससे कीजिएगा कि सर ये क्यों है कॉन्शियसनेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर, तो हम तुम लोगों को बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। इसमें ये पॉइंट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी, जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ये डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहने का मूल क्या है कि हम जहां भी रहते हैं किसी एक एटमॉस्फेयर में, तो उसमें लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। सपोज दैट ये एक एटमॉस्फेयर है जहां पर हम रहते हैं, तो वेराइटीज ऑफ थिंग्स अराउंड अस which includes both living and non-living, and also other things, they form a diversity। मतलब उसमें लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं, अदर थिंग्स भी आते हैं, वे सब मिलकर के ये डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी में जब बायो वर्ड जोड़ दिया जाता है, मतलब जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे और उसमें केवल हम ओनली लिविंग बीइंग्स के बारे में अगर बात करेंगे, ठीक है, व्हेन वी डील्स अबाउट ओनली लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी, देन दैट बिकम्स बायोडाइवर्सिटी। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हम लोग का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है? व्हेन दिस डील्स ओनली अबाउट लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। बहुत तरह के वेराइटीज है लिविंग थिंग्स का अर्थ सरफेस पर। उसमें प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग नेकेड आई से हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, वे सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर अर्थ सरफेस पर है, तो अर्थ सरफेस पर हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उनका अलग अलग
क्या नाम है, क्या है, कैसे हैं, तो वे सब को कैसे हम लोग अलग अलग डिवाइड करके उसको कैसे इजीली हम समझेंगे, इसके बारे में ही आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम अभी टोटल जान ले। यहां पर मैक्सिमम क्या चीज, टोटल स्पीसीज अर्थ सरफेस पर 13 to 14 मिलियन के लगभग में है, प्रेजेंट है। ठीक है, कितना, 13 to 14 मिलियन, याद रखना बेटा। अर्थ सरफेस पर कितना है, 13 to 14 मिलियन लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट है, जिसका 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड हुआ है। 13% डिस्कवर हुआ है, सॉरी, ये 13 to 14 मिलियन है, इसका 13% क्या हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, जो हम लोगों को 1.7 to 1.8 तक क्रिएचर्स है। तो 1.7 से 1.8 तक क्रिएचर्स है, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो 17 से 18 लाख के लगभग में क्या है, अर्थ सरफेस पर क्रिएचर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे और हम बता रहे हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम क्या चीज डिस्कवर हुआ, एनिमल, तो उसमें इंसेक्ट आया जो आर्थ्रोपोडा का है, और प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात क्या हुई कि इतने सारे वेराइटीज जिसको याद रखना बहुत, मतलब ये पॉसिबल काम नहीं था। तो कंफ्यूजन भी इससे ज्यादा, क्योंकि हर जगह पर जहां जहां जो वेराइटी मिलता है वहां पर उसे उसके लोकल नेम के हिसाब से उसको मतलब हम लोग बुलाते हैं। अब सपोज दैट नॉर्थ इंडिया में हम लोग आलू को आलू बोलते हैं, यही महाराष्ट्र में उसे बेटोटा बोला जाता है, बेटोटा। तो ये कंफ्यूजन हुआ। अगर मान लो कि कोई महाराष्ट्र का आदमी आकर हमारे यूपी में, बिहार में या झारखंड में अगर बोलेगा कि बेटोटा का हमें सब्जी खाना है, तो कितने % लोग समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसी तरह से मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जिस जिस एरिया में मिला वहां वहां उसका एक अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड लोकल नेम। अब उस लोकल नेम से बहुत सारे कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। साइंटिस्ट, बोटैनिस्ट, बायोलॉजिस्ट ये समझ नहीं पाए कि हम इसको ऐसा क्या करें ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। फिर उन लोगों के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि सबको एक हम लोग स्टैंडर्डाइज नेम दे। क्या दे, सबको एक स्टैंडर्डाइज नेम दे, और वे नेम ही सब जगह पर मतलब एक ही होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसके लिए क्या किया गया कि उसको नेम देने के लिए, तो नामकरण तो ऐसे नहीं ना हो जाएगा बेटा। नामकरण के लिए क्या किया गया कि एक इंटरनेशनल कोड निर्धारित किया गया। क्या किया गया, इंटरनेशनल कोड निर्धारित किया गया, और उसमें दो चीज नेम के लिए, दो चीज लिया गया। सबसे पहले एक जेनेरिक नेम लिया गया, सॉरी, पहला क्या हुआ, जेनेरिक नेम, और दूसरा जो था स्पेसिफिक एपिथेट। ये मिल करके दोनों एक नेम बना, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी क्रिएचर्स, वो प्लांट हो या एनिमल हो,
उसका ये जो दो नेम निर्धारित किया गया, स्पेसिफिक जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, उस दोनों को मिलाकर के नोमेनक्लेचर रखा गया नाम। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर हो गया, उसका नाम रखा दिया गया। अब उसके तो कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड किया गया, उसको एक क्या किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। मतलब नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली and known to what organism the name is attached to this is called identification। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस तरह से करने से बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होने लगे। इसके बाद क्या हम लोगों का आता है, इसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया। ठीक है, बाइनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोले, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसको अब इजिली समझने के लिए अब इसको ग्रुपिंग किया गया, जो दो, उसको ग्रुपिंग के लिए हम लोग दो ठो टर्म यूज किए। एक तो क्या टर्म यूज किए, टैक्सोनोमी, और एक टर्म यूज किए सिस्टेमेटिक। ठीक है, एक टैक्सोनोमी और एक सिस्टेमेटिक्स। तो टैक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक्स ये दो टर्म लेकर के इसे अच्छा से ये किया गया। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये टैक्सोनोमी जो है, ये फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसको हम लोग बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनोमी। ये किसको बोलते हैं, कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनोमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसको बोलते हैं, कार्लोस लिनियस को। और ये टर्म टैक्सोनोमी किसके द्वारा दिया गया था, टर्म प्रपोज्ड बाय, टैक्सोनोमी का टर्म गिवन बाय एपी कैंडोले। टर्म टैक्सोनोमी याद रखना बेटा, यहां पर कंफ्यूजिंग है। टर्म टैक्सोनोमी गिवन बाय, टर्म टैक्सोनोमी गिवन बाय एपी कैंडोले, कैंडोले, कैंडोले। अच्छा स्पेलिंग थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, कैंडोले, DOLLE होगा, DOLLE, कैंडोले। ठीक है, तो ये क्या है, ये टर्म दिए थे। ठीक है, टैक्सोनोमी का। टैक्सोनोमी एक हम लोग जानते हैं ग्रीक वर्ड है। क्या है, टैक्सोनोमी एक ग्रीक वर्ड है जो टैक्सिस एंड नॉर्मस से मिलकर के बना है। ठीक है, टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और नॉर्मस का मतलब है नॉर्म्स, लॉ। मतलब समझ में रहना, टैक्सिस एंड नोमस। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमस का मतलब हुआ लॉ, नॉर्म्स। तो मतलब किसी भी चीज को अरेंज करने की जो नियम है, लॉ है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the law of arrangement of grouping of organisms। क्या बोलेंगे बेटा, टैक्सोनोमी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the arrangement of, मतलब लॉ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए जो लॉ बनाए गए, उसको हम लोग, मतलब जो साइंस उसके बारे में डील करता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनोमी। ठीक है, अब देखो टैक्सोनोमी में हम लोग क्या क्या करते हैं। टैक्सोनोमी में हम लोग सबसे पहले किसी भी क्रिएचर्स का कैरेक्टराइजेशन निर्धारित करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं।
ठीक है। कैरेक्टर को जब देख लिए उसके बाद हम उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर। और नाम देने के बाद उसे हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो कहने का मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर और उसके बाद उसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन देखो सिस्टमेटिक में ये चार तो होते ही हैं, इसमें एक चीज और अदर जोड़ देते हैं हम। इसमें भी होता है कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नाम देते हैं और फिर उसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। ये चार के अलावा सिस्टमेटिक्स में हम लोग एक फाइलोजेनी जोड़ देते हैं। क्या हम लोग जोड़ते हैं बेटा, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब स्टडी अबाउट एवोल्यूशन, स्टडी अबाउट इवोल्यूशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, सिस्टेमेटिक्स बन जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा। अब देखो, अब हम आगे ये स्लाइड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में तुमको पढ़ाएंगे कि ये टैक्सोनॉमी भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी और एक मॉडर्न या नियो टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसको तुम लोग देख लो, फिर हम उसको बताते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं ये सिस्टमेटिक्स जो बताया कि दो तरह का होता है। पहला सिस्टमेटिक जो होता है दैट इज वो था क्लासिकल, मतलब ओल्ड, जिसमें केवल किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया था। क्या, उसके बाहरी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके बस उसको बारे में मतलब डिस्क्रिप्शन दे दिया गया या उसको कैरेक्टराइज कर दिया गया। लेकिन जो न्यू सिस्टमेटिक्स बना दैट इज कॉल्ड मॉडर्न सिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स। अच्छा हाँ बेटा, ये दैट इज द वेरी VVI क्वेश्चन। इसको ये टर्म न्यू सिस्टमेटिक या मॉडर्न सिस्टमेटिक्स टर्म ये किसने दिया था, ये जूलियन हक्सले ने दिया था। क्या नाम है उसका, जूलियन हक्सले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क्स और अंडरलाइन करके रखना है। जितने भी साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं बेटा, ये स्टार मार्क्स से करते जाओगे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 99% है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। इसे तुम लोग इग्नोर मत करना। तो ये जूलियन हक्सले ने दिया था। अच्छा, मॉडर्न सिस्टमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल रोल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इतने सारे जो हैं वो किसमें हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न सिस्टमेटिक्स में। क्लियर, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बच्चों ये बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें कुछ समझने की बात है नहीं, केवल 2 बार तुम लोग नोट्स को केवल रीड आउट करोगे, तुम लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से, ठीक है। तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ाने के बाद तुम लोग निकाल करके देख लो, या कहीं से भी कोई क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड का निकालो, उससे मेरे पढ़ाया हुए नोट से बाहर नहीं हो सकता है, ये मेरा गारंटी है। तुम लोग प्लीज एक बार विश्वास करके पूरे नोट्स को फॉलो करो, पढ़ो, और पूरे क्लास को पढ़ने के बाद में तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके देखो बेटा, ठीक है। मेरे नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, हम आशा करते हैं। अगर ऐसा कहीं छूट गया हो तो दैट इज रेयर थिंग, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन हम जहां तक जानते हैं, समझ रहे हैं
कि तुम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आने वाले मतलब एग्जाम में भी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम तुम लोगों को बताए कि एक जेनेरिक होता है, ठीक है, ये इस जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, सॉरी बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था, इसका प्रपोजल कौन दिया था? हु गिव द प्रपोजल? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल किसने दिया था? तो तुम लोग साइड में लिखते चलोगे इसको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल जो था कैस्पर बुहिन ने दिया था। हु गिव द प्रपोजल? कैस्पर बुहिन। ठीक है, ये स्टार मार्क्स इसको कर लो। कैस्पर बुहिन ने इसका प्रपोजल दिया था। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल किसने दिया था? कार्लोस लिनियस ने। प्रिंसिपल कौन दिया था? प्रिंसिपल कैरोलस। इसके स्पेलिंग इतना उल्टा है ना बेटा, कैरोलस लिनियस, ये प्रिंसिपल ने दिया था। अच्छा, एक मिनट, यहां पर एक तो चीज हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। ये कैस्पर बुहिन जो प्रपोजल दिया था उसका एक तो बुक था, पाइनेक्स। ठीक है, वो अपना एक बुक में, पाइनेक्स में उसका प्रपोजल दिया था। कब दिया था? 1623 में। ये ईयर को भी याद रखते जाओ, पता नहीं बाबू क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पूरे को याद रखेंगे। तो 1623 में वो पाइनेक्स एक बुक लिखा था, उसी में उसका प्रपोजल दिया था। और प्रिंसिपल किसने दिया था? प्रिंसिपल कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसका भी एक बुक था लिनियस का, ये था फिलोसफी ऑफ बोटानिका। इनके बुक का क्या नाम था बेटा? फिलोसफी ऑफ बोटानिका। ठीक है, ये एक बुक जो दिए थे कैरोलस लिनियस ने, उसका नाम था फिलोसफी ऑफ बोटानिका, जो 1751 में, किसमें? 1751 में ये अपना एक बुक लिखे थे। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में इन्हें एक बुक लिखा था लिनियस कैरोलस ने। क्या? प्लांट्स के बारे में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है उस बुक का नाम? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसी प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, ये इसमें वो प्लांट्स के बारे में लिखे थे। किसने? कैरोलस लिनियस ने। याद रखना बेटा, ये एक एक तो सुन करके बढ़िया से। कैरोलस लिनियस ने अपना एक प्लांट के बारे में बुक लिखे थे, उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, ये बुक उन्होंने 1753 में पब्लिश किए थे। कब हुआ था? 1753 में पब्लिश किए थे। और एनिमल के बारे में इन्होंने ही एक बुक लिखा था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। तो ये दिए थे इन्होंने 1758 में। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग इसे हल्के में मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तुम लोग बढ़िया से समझ लेना। और इसके बाद
जो भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये जितने आते हैं वे सबसे अलग अलग एक क्वेश्चन बनते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम पढ़ाते वक्त तुम लोग को ये अभी जो हम नेक्स्ट में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब हम ये कराएंगे, तो जैसे स्पीशीज से जो भी हम छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे उसको तुम लोग लिख करके अंडरलाइन करना, और वे सबको एकदम नोट्स जब भी पढ़ो अपने एनसीईआरटी के साइड में तुम लोग लिखते जाओ स्टार मार्क्स दे करके, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी तुम खोलो तो वे सब हाईलाइटेड चीज तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारे हाथ का और तुम्हारे नजर के सामने आए, और तुम रिवीजन करके अप टू डेट रहो। जब हम क्वेश्चन पूछे तो गाना की तरह, जैसे तुम लोग फिल्म की गाना याद रखते हो ना, वही फिल्म की गाना की तरह बेटा तुम लोग को ये याद रख लेना होगा। क्वेश्चन आए तुम देखो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में तुम लोग उसको बता दो। तुम लोग को हम बताए हैं ना कि नीट कौन क्रैक करता है, 16 से 18 लाख स्टूडेंट उसमें अपियर होते हैं, लेकिन उसमें बहुत मतलब कम, मतलब जितने अपियर हुए उसके कंपैरिजन बहुत कम लड़कों का सिलेक्शन होता है। तो जो फुल कॉन्फिडेंट होता है आर या पार, मतलब ये मेरा आंसर सही है, मतलब सही है, तो वही लड़का नीट को क्रैक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ो, तुम लोग एक बार नजर में जाए वो 4 ऑप्शन में ये एकदम करेक्ट है, बस उसको मार लो। ठीक है, तो ये लिखो, हम नेक्स्ट स्लाइड पर तुम लोगों को कैटेगरीज करा रहे हैं। हाँ, तो बेटा हम लोग वो स्लाइड को देख लिए। अच्छा सॉरी, तुम लोगों को हम कैटेगरी ना अभी बताकर एक छोटा सा मतलब चीज छूट गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ही आता है। अच्छा, जो कोड उसको नामकरण के लिए जो कोड दिया गया था ना, कोड कुछ इस तरह से है। ठीक है, उस कोड को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। पहला जो है वो ICBN, आई मीन्स इंटरनेशनल, C मीन्स कोड, फॉर, B मतलब बोटानिकल, N मतलब नोमेनक्लेचर। मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN है। उसके बाद आता है ICNCP, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। तीसरा आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICNB, ICNB में इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ B मीन्स बैक्टीरिया। ICVCN, ICVCN में इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो ये बेटा 5 ठो जो है वो एकदम तुम लोग मंत्र की तरह याद कर लेना। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि फंगी, छोटा सा ये फंगी को कौन से कोड में हम लोग रखते हैं, कौन से कोड में आते हैं फंगी, याद रखना वो ICBN में आता है। किस में आता है बेटा, ICBN में आता है। और यूकारियोट्स के लिए बोटानी के जैसे ICBN, ICNCP, ICZN, ये सब के अंदर यूकारियोट्स आते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब देखो, हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को करते हैं, तो आप लोग के एनसीईआरटी में ये रूल दिया हुआ है, इसलिए हम रूल को नहीं लिख पा रहे हैं, बता दे रहे हैं जस्ट। देखिए, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है रूल में,
सबसे पहले क्या है, वो उसमें हम लोग दो ठो नाम लिखते हैं ना, तो वो दो नाम जो लिखते हैं वो क्या क्या चीज का होता है। जो बायोलॉजिकल नेम जनरली हम लोग जानते हैं लैटिन में होता है, ठीक है, और लैटिन में होता है और उसको डिराइव किया गया है लैटिन से ही, उसके ओरिजिन से, मतलब जिसका वो ओरिजिन है उसको बायोलॉजिकल नेम हम लोग लिखते हैं। जो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, पहला जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो होता है उसका वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम जब भी हाथ से हम लोग लिखते हैं ना, तो दोनों को सेपरेटली, जैसे मान लो कि हम लोग मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं, तो उसको ना हम लोग अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल में होता है, और सेकंड का जो है वो स्मॉल में होता है, सेकंड वर्ड का। कुछ ऐसे हैं। अगर मान लो कि जब हम लोग टाइप करके कंप्यूटर पर लिखते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं। तो यहां तक बेटा तुम लोगों को क्लियर है? तो हमने सोचे कि हम इस चैप्टर को छोटे छोटे में हम इसलिए मतलब आधे घंटा का मतलब क्लास लेकर के तुम लोगों को ये करा रहे हैं, ताकि तुम लोगों की कंटिन्यूटी और इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, वो नहीं, ठीक है। और जो क्लास 11 में बच्चे हैं अभी, उन लोगों के लिए ये बेहतर है, क्योंकि उन लोगों के लिए टाइम भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 23 में नीट दे रहे हैं रिवीजन के पर्पज से उन लोगों के लिए खराब है, ऐसा भी नहीं है, उन लोगों के लिए और बेनिफिशियल भी है, ठीक है। तो ये 23, 24 और 25 जो नीट एस्पायरेंट, मेरे फ्यूचर डॉक्टर, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा से देखिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। और फिर मिलते हैं तुम लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, उसके एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड एक एक जो टैक्सा है उसके बारे में तुम लोगों को बताएंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे सब डिस्कस करेंगे। और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।